इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है और देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसी में फर्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस स्फीयर है और इस स्फीयर से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है। अब आप यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इससे क्रॉस करेंगी और ये आपको यहाँ पे निकालना है कि कितना फ्लक्स यहां से पास होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो जरा यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों ने 2-3 केस करे थे लास्ट टर्म में, ठीक है। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे तो यार यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे वेरी होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखा है। चार्ज इस पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, जब देखेंगे कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि यहाँ पे इस तरफ बाहर की साइड ये मान लेते हैं E1 और यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे यही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, लेकिन डायरेक्शन इसी के अलग होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे और बात करते हैं अब एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर जो है देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे होगी, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, ठीक है। अब होगा क्या है, यहाँ पे एंगल जो होगा एरिया वेक्टर के बीच में अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे फाई जो नेट जो होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे φ1 प्लस φ2, ठीक है यहाँ पे। और इधर होगा क्या, इधर होगा φ1। अगर देखूं तो मैं यहाँ पे क्या होगा E2 इंटू ए और ये cos θ1 यहाँ पे θ2 बोल देते हैं, ये एंगल यहाँ पे θ2 होगा और ये क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये θ2 क्या है, वो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और इधर जो होगा यहाँ पे जो है यहाँ पे एंगल θ1 मान लो, θ1 कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं बात करूं θ1 की, इधर की बात करेंगे पहले तो E1 हो जाएगा यहाँ पे एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ अलग होगा और उसके बाद यहाँ पे cos θ1 इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे cos θ1 कुल मिला के यहाँ पे जो यहाँ पे होगा 90 से ज्यादा है तो cos जो है वो 90 से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देगा। कुल मिला के ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी और यहाँ पे प्लस ये क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। और इधर जो है यहाँ पे φ2 देखेंगे तो φ2 क्या होगा, यहाँ पे E2 इस पॉइंट पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखेंगे यहाँ पे एरिया वेक्टर मान लो यहाँ पे A2 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे cos θ2, यहाँ पे एंगल कुछ अलग होगा θ2, लेकिन ये θ2 जो है एंगल बिटवीन E एंड A ये जो होगा ये 90 से कम होगा। कुल मिला के ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, cos 90 से ज्यादा एंगल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 और 180 के बीच में आता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। कुल मिला के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी यहाँ पे क्यों 0 हो रहा है, ये इसलिए 0 हो रहा है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे इधर पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, इधर नेगेटिव फ्लक्स आएगा। और जितना पॉजिटिव आएगा तो इसके दो तरह यहाँ पे मैं पार्ट कर रहा हूँ, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे F5 जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक
इस तरह का दे रखा है, एक बॉल है, मान लो कि बॉल के अंदर एक चार्ज रखा गया है, क्या रखा गया है, यहाँ पे चार्ज रखा गया है। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे फ्लक्स कितना निकलेगा इस बॉल से, ऐसा मानो कि यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई नेट निकालना है, यहाँ पे फाई नेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो जरा यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन इस तरह की है, देखो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ से Q से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी गई आपके और इधर भी गई, यहाँ पे इधर भी गई, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ पे इधर भी गई और कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो जो है वो अंदर से लेके बाहर की साइड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फ्लक्स है, पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की साइड होंगी, ये हमारी बाहर की साइड बताया मैंने। अब बात करते हैं हम लोग एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर जो होगा वो देखते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है, देखो यहाँ से देखेंगे सेंटर से जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से होगा, यहाँ पे इसमें जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसके लिए एरिया वेक्टर आपके क्या है, इस तरह से होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर यहाँ पे इस तरह होगा, कुल मिला के यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा एरिया वेक्टर, इसके लिए कुछ यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, इसमें एरिया वेक्टर यहाँ पे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई, ठीक है। यहाँ पे ये सब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई, ठीक। और इधर जो है यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कुछ एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल कम आएंगे, कुछ एंगल ज्यादा आएंगे, यहाँ पे कुल मिला के नेट जो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इस केस में भी यहाँ पे जो है फ्लक्स क्या हो जाएगा, एफ नेट वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट जो हो जाएगा वो मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी यहाँ पे ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कुल मिला के यहाँ पे जो नेट एफ नेट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम में देखते हैं यार यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है। वेरी किस तरह से कर रहा है, यहाँ पे ई नोट एक्स आई कैप, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स डायरेक्शन दे रखी है, वाई डायरेक्शन दे रखी है, जेड डायरेक्शन है और ये क्यूब जो है वो यहाँ से ऑरिजिन से एल डिस्टेंस पे है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स यहाँ पे निकलेगा वो आपसे पूछा गया है। देखो जरा कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फाइनाइट जो है वो किस तरह से निकालेंगे। देखो जरा यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें क्यूब की जो है चार सरफेस के लिए फाइनल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मेरे लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो इसको छोड़ के 1 2 ये दोनों सरफेस को छोड़ के इसके लिए अगर देखें यहाँ पे थर्ड और ये आपके क्या है फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो कि ये मेरा क्यूब है, यहाँ पे इस सरफेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में। अब देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब चार सरफेस के लिए कौन सी, एक इस सरफेस और इस सरफेस को छोड़ के यहाँ पे एक सरफेस ये है, इसके लिए एरिया वेक्टर देखो और यहाँ पे एरिया वेक्टर और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एंगल कितना 90 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है, तो इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ के लिए ये आपके क्या है, फोर्थ है एरिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा आपकी क्या है, ये यहाँ पे फिफ्थ के लिए यहाँ पे देखो अभी भी
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी भी एंगल क्या बन रहा है, दोनों के बीच में 90 cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेम सिचुएशन आपके क्या है, पीछे साइड रहेगी। अगर यहाँ पे इसका जो सरफेस होगी ये, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो चार सरफेस के लिए एक सरफेस आपकी क्या है, कौन सी, 3 ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, चार सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अगर मैं बोलूं 5 3 के लिए, 3 के लिए 5, 4 के लिए 5 के लिए और यहाँ पे 5 6 के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन यहाँ पे ई वेक्टर एंड ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो cos 90 क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे बात करते हैं फ्लक्स 1 से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब देखो 1 से अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 इस तरह से है, ठीक है, ये सरफेस से ये सरफेस जो है यहाँ पे फर्स्ट वाली जो सरफेस है कितना यहाँ किससे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अगर मैं देखूं तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों की तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। एंगल 0 हो गया तो यहाँ पे फ्लक्स निकाल लूंगा मैं। फ्लक्स होता है यहाँ पे ई डॉट ए cos थीटा, तो ई और x की जगह कितना हो जाएगा, देखो यहां से ये सरफेस कितनी दूरी पे है, L प्लस ए इसकी साइड, तो यहाँ पे ई नॉट और ये हो जाएगा यहाँ पे x a प्लस एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एल या फिर l प्लस a जो भी लिखना चाहे। तो ए cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया ये। अब इसमें ये तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा सरफेस का, यहाँ लेंथ इनटू विड्थ, ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। φ2 देखें तो यहाँ पे φ2 क्या हो जाएगा, φ2 के लिए देखें तो φ2 कितना हो जाएगा, देखो φ2 अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब देखो और यहाँ पे अगर मैं देखूं इसके, ये रहा मेरा सेकंड जो सरफेस है ये वाली, तो ये वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखो यहाँ इधर है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर है। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री यहाँ पे। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ होगा क्या, और ये डिस्टेंस जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, तो होगा क्या यहाँ पे E नॉट इंटू L। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया जो है यहाँ पे A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर हो गया। हाँ, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये φ2 हो गया मेरा और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा 180 होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर। तो ये क्या हो जाएगा cos 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा साइन। तो अब मुझे फाइनेट निकालना है, तो फाइनेट क्या हो जाएगा यार, फाइनेट जो हो जाएगा वो यहाँ पे अब दिस माइनस दिस, यहाँ पे ई नॉट ए प्लस एल और यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस ऑफ ये कर देंगे यहाँ पे ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा यहाँ पे ई नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट एल ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई नॉट ए का क्यूब। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ फाइनेट के लिए फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स जो है हो जाएगा वो ई नॉट ए का क्यूब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग और यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम पे।
यहाँ आपको क्या दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है और ये चार्ज से इस डिस्क ये जो डिस्क दे रखी है आर रेडियस की यहाँ पे, और इस चार्ज से ए डिस्टेंस पे रखी है ये, और इस यहाँ पे इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है हमारा यहाँ पे फ्लक्स होता है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क ड्यू टू चार्ज Q, ठीक है, ऐसा दे रखा है आपको। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे सबसे पहले बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे बात यहाँ पे क्या है, आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इस डिस्क से पास होगा यहाँ पे, तो कुल मिला के यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ इस तरह की एक डिस्क दे रखी है, यहाँ से एक चार्ज है, इससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है, ये डिस्क है। तो अब देखो जरा यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर पे जाके देखो डिस्क को किस तरह से तोड़ते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है, आर पे जाके क्या करेंगे हम लोग, आर पे जाके डी आर मोटाई की क्या लेंगे, रिंग लेंगे। डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है, आर पे जाके डी आर मोटाई का क्या लेंगे, एक रिंग लेंगे, ठीक है, रिंग लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से देखेंगे कि यार यहाँ से कितना एंगल बना रहे हैं ये डिस्क, ये रिंग बना रही है, यहाँ से मान लो कि थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपको पता है कि भाई ये ए है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर है, तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर, ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्या करेंगे यार, अब ये करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे फ्लक्स निकालने के लिए, अब यहां से अब देखो इस रिंग से कितना फ्लक्स निकलेगा सबसे पहले निकालेंगे, तो छोटा सा एक फ्लक्स निकलेगा यहाँ पे, यहां से छोटा सा फ्लक्स निकलेगा और इस साइड में होगा और वो फ्लक्स होगा यहाँ पे डी। सबसे पहले यहाँ इससे इस रिंग से इस क्यू के कारण यहाँ पे फ्लक्स निकलेगा। अब सबसे पहले करते हैं, इस क्यू के कारण फ्लक्स होगा मेरा यहाँ पे डी फाई इक्वल टू यहाँ पे ये छोटा सा डी और यहाँ पे इंटू डी ए कॉस थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, वो फ्लक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे डी क्या होगा, देखो इस क्यू के कारण इस यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस में यहाँ पे दे रखी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसको और फाइनली क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, डीए क्या होगा यार, डीए अब देखो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, अगर इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग का यहाँ पे इसकी रेडियस जो है वो क्या आएगी आर, और इसकी ये थिकनेस कितनी है यहाँ पे डी आर, ये डी आर। तो अब देखो इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं, बीच में से यहाँ से काट दूं तो होगा क्या, यहाँ पे इसको काट के अगर मैं बिछा दूं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बिछा दूं इसको, तो होगा क्या यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो हो जाएगी वो 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर लेंथ हो गई, और ये यहाँ थिकनेस हो गई डी आर, ठीक है, डी आर हो गई। अब देखो जरा इसका एरिया अगर मैं लिखूं यहाँ पे, एरिया क्या हो जाएगा, डीए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो रेक्टेंगुलर का एरिया 2 पाई आर और ये लेंथ हो गई और इंटू विड्थ इसकी डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पुट कर देंगे। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं पुट करूं डी की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा, के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और डीए की जगह में क्या पुट करूंगा यार, डीए देखो जरा यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये मैंने क्या है डीए की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पे कॉस थीटा और पुट करना है, देखो ये एंगल मेरा थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए अपॉन, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करूंगा, के को और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4 पाई, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर यहाँ पे रूट का मतलब 1/2, कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अगर 3/2 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको इधर लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 यहाँ 2 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जरा क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आर इधर, ए इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन जो होगा वो आर इंटू डी आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पे 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस तरह के इंटीग्रेशन का, तब तू देख यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर मान लेता है तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो सकता है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर अगर मैंने मान लिया, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, आर स्क्वायर का 2r और r का फिर dr, यहाँ पे dr के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे 2t, t स्क्वायर का 2t इंटू dt, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे r dr की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे t dt, यहाँ तो यहाँ पे क्या, ये q इंटू a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्या इंटीग्रेशन बनेगा ये, अब ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट कितनी होगी, यहाँ पे लिमिट यहाँ पे 0 से और ये कैपिटल R होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे लिमिट R क्या है 0, और यहाँ पे जाओगे तो कैपिटल R हो जाएगी। तो अब देखेंगे तो यार यहाँ पे R dr की जगह में क्या लिखूंगा, t इंटू डी टी लिखूंगा। अच्छा भाई, उसके बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे टी स्क्वायर लिखूंगा, टी स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 लिख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट किस तरह से चेंज होगी, जब r इक्वल टू 0 था, यहाँ पे r इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, t इक्वल टू यहाँ पे a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या देखेंगे, यहाँ पे और क्या देखेंगे, और यहाँ पे जब r इक्वल टू कैपिटल R है तो t इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल R पुट करो, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, नीचे क्या बनेगा t क्यूब, और ऊपर t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ t स्क्वायर, तो dt अपॉन t स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन करना है, और ये होगा मेरा 1/t q इंटू a अपॉन 2 एप्सिलॉन एज इट इज, और यहाँ पे माइनस 1/t क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t स्क्वायर का, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी a से अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर निकालो, पहले माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1/t की जगह अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, उसके बाद यहाँ पे t की जगह ये पुट करूंगा, माइनस 1/a हो जाएगा, फिर माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली q इंटू a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a माइनस ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और क्या करूंगा, देखो यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ,
उसके बाद क्या करूंगा, ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया ये ए से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या लिखा था देखो यहाँ पे, cos थीटा की जगह ये तो था आपका cos थीटा जो था a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पे इधर भी ये मेरा फाई आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं लिखूं फाई जो हो जाएगा वो मेरा यहाँ हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनल नेट जो है वो फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा इस डिस्क से, इस Q की वजह से यहाँ पे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इतना फ्लक्स यहाँ से पास होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, एक सिलेंडर दे रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे सिलेंडर दे रखा है, आर रेडियस का सिलेंडर है, और इसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, और इस सिलेंडर की लेंथ दे रखी है L। अब आपसे जो पूछा गया है कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस हो गई, ओनली कर्व्ड सरफेस से यहाँ पे फ्लक्स कितना निकलेगा वो आपसे पूछा है। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू चार्ज Q, ये आपसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x पे जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ से x पे गया मैं, यहाँ से x पे जाके dx, यहाँ पे मोटाई का एक एलिमेंट ले लूंगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, x पे जाके dx मोटाई का क्या लिया मैंने, एक एलिमेंट लिया। ठीक है, अब देखेंगे इस चार्ज से, इस चार्ज की वजह से इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक dE, यहाँ पे ये dE, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। और ये डिस्टेंस देखते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है तो ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है x, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसके यहाँ पे, और अगर इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा मेरा एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा, और ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अगर फ्लक्स देखे मैं, यहाँ पे फ्लक्स देखेंगे डी फाई जो होगा मेरा DE इंटू DA कॉस, यहाँ पे थीटा जो होगा, देखो यहाँ पे हम लोग ऑलवेज कौन सा लेते हैं, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में एंगल, तो E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। ठीक है, और D की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो D ये पॉइंट चार्ज के कारण इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे डीए के लिए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ। ये एक रिंग बनेगी, ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर को अगर dx अगर मैंने मोटाई का काट दिया यहाँ से, तो ये क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। और रिंग का जो है यहाँ पे रेडियस जो होगा वो सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगा, और इसकी मोटाई जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे dx हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, dx। और इसको अगर यहाँ से काट दें तो यहाँ पे काट के और इसको अगर मैं बिछा दूं यहाँ पे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जो लेंथ जो हो जाएगी, वो हो जाएगी सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r। ये तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। और अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ पे ये देखेंगे तो dx देखेंगे, इसकी मोटाई क्या हो गई, ये यहाँ पे dx। अब देखेंगे यार यहाँ पे ये एरिया क्या हो जाएगा यार, एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू dx, ये मेरा एरिया हो गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई r और ये यहाँ पे dx और ये हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब देखेंगे यार यहाँ पे k की जगह क्या पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बचेगा ये और इधर यहाँ पे 2 पाई r इंटू डी एक्स यहाँ पे। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है देखो यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा दिस अपॉन दिस यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये मैं पुट करूंगा r अपॉन यहाँ पे r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा ये r पहले तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम्स यहाँ पे कटेगा और उसके बाद यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे q और आएगा q यहाँ पे। ठीक है, ये q हो गया और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा r स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे dx और ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है रूट में, तो अब ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो इसकी लिमिट कहां से कहां तक देखेंगे तो इसकी लिमिट जो है वो dx जो है ये वाली डिस्टेंस है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसकी देखो जरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन से इधर जाएंगे तो -l/2 इसकी क्या हो जाएगी ये लिमिट हो जाएगी और इससे -l/2 से l/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो यार, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करो यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इधर 5 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यार यहाँ पे q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा r स्क्वायर जो है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे r sin थीटा मानूंगा, क्या मालूंगा यहाँ पे r sin थीटा और dx क्या हो जाएगा यहाँ पे r cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यार यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे dx की जगह मैं क्या पुट करूंगा r cos थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा भाई, उसके बाद r स्क्वायर यहाँ पे प्लस और इधर यहाँ पे x की जगह r sin थीटा, तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा की पावर 3/2 ये हो जाएगा। और यहां से अगर मैं r को यहाँ पे क्या करूं बाहर निकाल लूं तो r को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे r स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो r क्यूब बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा r क्यूब, यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा यहाँ से r क्यूब निकलेगा r क्यूब और ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुल मिला के ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर यहाँ पे 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे कॉस क्यूब बच गया। ये क्या बच गया कॉस क्यूब x और यहाँ पे देखेंगे तो यार यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक कॉस ऊपर है तो ये यहाँ पे सॉरी कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा यहाँ पे ये यहाँ पे, तो कुल मिला के यहाँ पे कॉस स्क्वायर नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर और आर का क्यूब और आर को क्यूब पूरा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये ऊपर जाएगा तो कॉस 1/cos स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। कुल मिला के देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बात आती है यहाँ पे लिमिट की।
अब लिमिट क्या होगा देखो जरा, x इक्वल टू अगर यहाँ पे l/2 अगर पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू अगर l/2 अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखेंगे थीटा जो है ये r इधर चला जाएगा और इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स यहाँ पे l/2r, ये मेरा क्या है थीटा 1 आएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स l/2r, ये क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे अगर जब सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है ना, माइनस l/2 पुट कर रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया, इधर ये हो गया। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट देखते हैं यार, अपर लिमिट यहाँ पे l/2 पुट करूंगा तो कुल मिला के ये सेम चीज आएगी और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स l/2r आएगा अगर ध्यान से देखो तो, और ये क्या आ रहा था अपना यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन जब करूंगा मैं q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये यहाँ पे और इधर sec स्क्वायर थीटा का जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे tan थीटा आता है और लिमिट यहाँ पे sin स्क्वायर साइन इनवर्स माइनस l/2r और से लेकर साइन इनवर्स यहाँ पे l/2r, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस l/2r से सॉरी साइन इनवर्स माइनस l/2r से साइन इनवर्स l/2r तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे q/ε0 तो एज इट इज चलेगा यहाँ पे, और क्या आएगा, अब यहाँ पे लिमिट यहाँ पे अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह में अपर लिमिट पुट करूंगा तो साइन इनवर्स l/2r, ये आ जाएगा माइनस ऑफ यहाँ पे फिर tan थीटा, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो साइन इनवर्स माइनस l/2r आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस तरह से करेंगे कि भाई ये जो है यहाँ पे ये अगर एंगल थीटा तो साइन थीटा जो होता है वो होता है मेरा परपेंडिकुलर, मतलब l ये दे रखा होगा और यहाँ पे ये 2r ये दे रखा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ पे, दिस का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर और माइनस का l स्क्वायर, तो इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो इतना होगा ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन इनवर्स को, फिर साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स में करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो l अपॉन यहाँ पे हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर भी यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको भी कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस l अपॉन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे टेन थीटा टेन इनवर्स ये आपके क्या है कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, कुल मिला के ये आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2l, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2l, यहाँ पे 2l अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। और क्या करेंगे यार इसमें ऐसा करो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 4 अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालू, 4 बाहर निकालू तो 2 आएगा, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा यहाँ पे q इक्वल सॉरी फाई है, ये क्यों नहीं है, ये फाई है फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स फाई, तो फ्लक्स जो आएगा यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे ये 2 जो है यहाँ पे भेजूंगा
L/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसी पर बेस और दूसरा एक प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस यहाँ पे r है और इसकी स्फीयर के सेंटर पे यहाँ पे चार्ज रख दिया है q। इस q की वजह से कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा स्फीयर से। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू स्फीयर ड्यू टू चार्ज q प्लेस एट ओरिजिन। तो कितना फ्लक्स यहाँ पे निकलेगा वो आपसे पूछा है। देखो जरा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे इस तरह से करूंगा। सबसे पहले तो यार इसको देखूंगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरह से निकलेंगी, कुछ इस तरह से निकलेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से निकलेंगी। प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर कोई एक पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन है, वो भी ए वेक्टर की डायरेक्शन भी यहाँ पे इधर होगी। ए वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या इधर होगी। तो एंगल बिटवीन यहाँ पे एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन यहाँ पे ई वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर cos 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे डी फाई अगर मैं निकालूंगा, डी फाई जो होता है वो डी ई, ये डी ए मान लो और ये आपके क्या है डी ए मान लो। ठीक है, डी ई डी ए कॉस यहाँ पे थीटा को कुल मिला के यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे ये होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इनटू डी ए यहाँ पे डी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे डी ए, ये डी ए पुट कर देता हूँ। कॉस यहाँ पे 0, कॉस 0 वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो कुल मिला के यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे अगर टोटल मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो ये फाई जो नेट आएगा फ्लक्स जो हो जाएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के को और क्या लिखता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे Q इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कुल मिला के यहाँ पे फाई जो नेट जो आएगा वो आएगा Q अपॉन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एक स्फीयर के सेंटर पे अगर कोई मैं चार्ज रख दूं, r रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे अगर मैं q चार्ज रख दूं तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज खास बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यार, ये बताओ कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इट मींस यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे इट मींस, यहाँ पे इट मींस यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लक्स जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इट मींस फॉर स्फीयर के लिए लिख देंगे यहाँ पे flux is not depend on radius of flux, यहाँ पे लिख देंगे flux does not depends, यहाँ पे doesn't, यहाँ पे depends doesn't depends on किस पर, depends on radius of यहाँ पे स्फीयर की रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज खास बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि यार
यहाँ पे फ्लक्स जो है वो इसकी रेडियस चाहे आर रेडियस हो, चाहे आर कुछ और हो, 2r हो, 4r हो, कुल मिला के इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना फ्लक्स निकलेगा यहाँ पे। अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे दो रेडियस का है, यहाँ पे दो स्फीयर दे रखे हैं, एक r1 रेडियस का है, एक r2 रेडियस का है, तो यहाँ पे देखें और इन दोनों के सेंटर पे यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, तो दोनों से सेम फ्लक्स निकलेगा। कितना निकलेगा, Q अपॉन यहाँ पे फ्लक्स जो निकलेगा दोनों से फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं दो स्फीयर ले लूं, यहाँ पे ये क्या है, दो स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर अगर मैं ले लूं तो दो स्फीयर्स के बीच यहाँ पे एक r1 रेडियस का है, एक r2 रेडियस का है, और इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया Q, तो दोनों से फ्लक्स जो निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा, सेम निकलेगा। ये कुछ इस तरह का है जैसे मान लो कि आप यहाँ पे दो बल्ब है, मतलब एक बल्ब है, यहाँ पे मान लो कि ये वाला बल्ब है, इसके बल्ब के अंदर ये फिलामेंट है, और यहाँ से फिलामेंट से यहाँ इस बल्ब में, फर्स्ट वाले बल्ब में एनर्जी पास हो रही है, मान लो कि यहाँ पे 100 जूल पर सेकंड से की रेट से, तो इससे भी सेम एनर्जी वही पास होगी यहाँ पे 100 जूल पर सेकंड, तो दोनों बल्ब से सेम एनर्जी पास होगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे अगर मान लो कि इसमें जैसे एक कोई आर्बिट्री शेप लेगी, मतलब यहाँ पे एक स्फीयर में रखा है, स्फीयर के अंदर से स्फीयर के अंदर कोई चार्ज रखा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा, तो उससे भी फ्लक्स कितना निकलेगा, Q एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ देखो जरा, इस स्फीयर को फिर एक क्यूब के अंदर रख दिया मैंने, क्यूब के अंदर रख दिया, अब इस क्यूब से भी कितना फ्लक्स निकलेगा यहाँ पे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहूंगा कि कोई भी आर्बिट्री शेप है, अगर उसमें अगर किसी फ्लक्स को रख दे तो उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे ये जो चार्ज रखा है किसी आर्बिट्री शेप में, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इससे टोटल जो फ्लक्स है वो कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है, किसी भी आर्बिट्री शेप के लिए यहाँ पे किसी भी आर्बिट्री शेप में अगर हम लोग कोई चार्ज रख देते हैं तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के ये है कि फ्लक्स जो है वो किसी शेप पर डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी शेप का हो, आपके क्या है कंटेनर अगर उसमें रख रहे हैं चार्ज को, तो उससे फ्लक्स जो निकलेगा, कोई भी क्लोज मतलब रीजन होना चाहिए, कोई भी क्लोज आपके क्या है एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है।